कहा जाता है कि मुश्किल घड़ी में अपना साया भी साथ छोड़ देता है, तो क्या वैसे ही आपको भी अपने संघर्ष वाले दिनों में पारिवारिक स्थिति में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा था? क्या ऐसा कोई अनुभव आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? देखिए, अनुभव तो बहुत बुरे अच्छे हैं मेरे पास। मेरा घर था, मेरा घर जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ लैंडमार्क था। ये कहा जाता था कि भाई वो एक आपको इसी बाईं तरफ एक बहुत गंदा सा घर आएगा, उसके चौथी गली मेरी है, वहाँ से गिनना शुरू कर देना, या उससे अगला दूसरा मोड़ मेरे घर का है। मौसम विभाग को पता चले ना चले कि बारिश कब स्टार्ट हुई, मुझे पता लग जाता था हमारे घर में, क्योंकि बहुत टूटी जर्जर हालात में घर था। मेरे 2 बच्चे थे, हमने तार लगा रखी थी और वो जब तूफान से चलता था तार टूट जाती थी, और जितने घंटे वो ऐसा होता था हम बेचारे चुपचाप बैठे रहते थे अंधेरे में। स्कूल चलता था, मुनि स्कूल तब भी चल रहा था। तो ऐसे पारिवारिक हालात घर के, मतलब मुझ पर मुझे लगता है कि असफलता का पूरा ठप्पा सब तरफ से लग चुका था। मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे परिवार, अपना व्यक्तिगत परिवार, सब मुझे बहुत टोंट करते थे। मैं कहता था यार मुझे नहीं पता मैं कब तक सफल होऊंगा, मगर ये आपको बता दूं कि जब मैं सफल होऊंगा तो इतिहास बन जाएगा। मगर सवाल था कि लोग कौन माने मेरी बात को। वो कहते थे असफल लोग ऐसी कहानियां बहुत सुनाते हैं, ऐसी बातें करी जा सकती हैं ना। सफल आदमी कुछ भी कहेगा लोग कहेंगे सर आप जेन्युइन हैं। असफल आदमी अपने प्रयत्न में जितनी बार ये कहेगा लोग कहेंगे बहुत अच्छा, छिछड़े के सपने देखते रहो कभी रोटी आई जाएगी। ऐसे बहुत, मतलब क्या होता है कि अब तो पेन भी कम हो गया, और ये पेन सबको मैं देखता हूँ। जब भी मैं किसी संघर्षशील आदमी को देखता हूँ मैं कहता हूँ मैं तेरी हेल्प करूँगा, मगर एक शर्त पर कि तुम भी 2 आदमी की हेल्प करना, जिससे क्या हो कि संघर्ष तो हो मगर संघर्ष का अंत और संघर्ष की आराम के टाइम हम एंजॉय से जी सके। तो मैं इस तरह की बहुत परेशानियों से गुजरा, मगर मुझे अच्छा रहा। अगर ये परेशानियां ना होती तो सीखने को नहीं, तो मैं फिर आज आपको कुछ कह नहीं रहा होता। तो अशोक जी, आपके स्कूल के बहुत सारे स्टूडेंट्स अच्छी अच्छी जगहों पर होंगे, तो क्या वो कभी आपको आकर सरप्राइज देते हैं? बहुत ज़्यादा। देखिए, छोटे बच्चे होते हैं, उनकी शक्ल चेंज हो जाती है कुछ समय बाद। जब वो बड़े होकर मिलते हैं, मैं एक घटना छोटी बताता हूँ। मैं सिंगापुर जा रहा था, तो जेट एयरवेज की फ़्लाइट थी, तो उसमें क्रू मेंबर जो लड़का था वो आया, उसने पैर छुए जब मैं पहुंचा। तो मैंने सोचा शायद जेट एयरवेज ने कोई बिजनेस के लिए और नई स्ट्रेटजी लाई होगी। तो उसने मुझसे पूछा कि सर आपने मुझे पहचाना? मैंने कहा नहीं भाई, इतना सुंदर बच्चा तो हमारे स्कूल से नहीं निकला होगा, क्योंकि हमारे तो बच्चे ऐसे निकलते हैं। तो बोला सर फिर देखिए। मैंने कहा नहीं भाई मैं नहीं पहचान पा रहा। तो बोला अच्छा बैठिए आप। सीट कौन सी है? 22 नंबर सीट थी। बैठ गया। जब जहाज में फ्लाई हुआ, एक लेवल पे आया, सीट बेल्ट ऑफ का जब साइन आया तो मेरे पास वो आया। तो एयरलाइंसों में क्या होता है, उनका एक ही नाम लिखा होता, पीछे का सरनेम नहीं डालते वो। तो उसका नाम रोहित लिखा हुआ था। तो उस बच्चे ने अपना नाम कमीज आगे करके कहा अब पहचाना? मैंने कहा नहीं मेरे भाई मैंने नहीं पहचाना। बोला याद करो आप रोहित नाम से। मैंने कहा नहीं भाई। बोला रोहित लाकड़ा। मेरे एकदम दिमाग में क्लिक मारा, ये बच्चा तो मेरे स्कूल की क्रिकेट टीम का कैप्टन था, जो अंडर 14 की टीम का कैप्टन बन करके इंडिया का ऑस्ट्रेलिया टीम लेके गया था। बहुत बच्चा सुंदर लग रहा था। एयरलाइंस वाले अच्छे अच्छे बच्चे लेते भी हैं। मैंने इससे पूछा बेटे तुम तो क्रिकेट खेला करते थे, ये कहाँ आ गया जहाज में? बोले सर मैंने देखा कि 125 करोड़ में कम से कम 25 करोड़ प्लेयर इकट्ठे हो रखे क्रिकेट के, तो यहाँ मेरी पार नहीं पड़ेगी। तो मैंने भाषा सीखी और तरीके से मैं आज क्रू मेंबर हेड हूँ। मुझे आप बताऊँ, मेरा जी कर रहा था कि अगर वहाँ पे परमिशन होती तो फ़ोन करके मैं अपने परिवार को बताता, अपने दोस्तों को बताता। और वो बच्चा वो जानता था कि मैं खाना खाने का शौकीन हूँ, तो कभी वो पेस्ट्री लाए, कभी कुछ लाए, कभी मेरा लंच पहले दे जाए डिनर, कभी कुछ और दे जाए। उसका मन था कि मुझे क्या ना खिला दे। और मैं सच बताऊँ मैं बड़ा भावुक था उस बच्चे को देख करके कि बताइए इस बच्चे ने मेरे को प्लेन ने पहचाना। हम जब
चेन्नई उतरे तो उसने एयर होस्टेस साहब के साथ फ़ोटो खिंचवाई, पायलट को रिक्वेस्ट करी कि सर देखिए ये मेरे गुरुजी। मैंने कहा भाई मैं तो गुरुजी हूँ, मगर मुझे इस बात का बहुत प्राउड है कि मैंने एक बहुत बेहतर बच्चा समाज में दिया है। तो ऐसी बहुत सी खुशियाँ आती हैं, और सच बताऊँ वो फ्यूल होती हैं हम लोगों के लिए, वो हमें चार्ज कर जाती हैं भाई। और मैं तो इतने अच्छे व्यवसाय में आया क्योंकि स्कूल मेरा अपना है, मुनि मेरी माँ का नाम है, स्कूल मेरा अपना है। तो मैं ये गारंटी देता हूँ कि टिल डेथ तक, मरने के बाद भी स्कूल छोड़ूंगा नहीं, इस स्कूल में फिर दोबारा आ जाऊंगा इस अभियान के अंदर। जी, तो अशोक जी, क्या आपने कभी सोचा था कि जिंदगी आपको यहाँ तक पहुँचाएगी, एजुकेशन पर स्पीच देने के लिए आपको विदेशों से बुलाया जाएगा? बेटा मैं ये समझता हूँ कि हमें कर्म करें, और कर्म को इतनी बेहतर तरीके से करें कि वो किसी का शेर था कि खुद ही को कर खुद बुलंद इतना कि खुद खुदा तुझसे पूछे तेरी रजा क्या है। देश विदेश तो क्या, कभी भगवान भी ऊपर जाने पर मिल के पूछे यार बहुत बेहतर काम किया, जल्दी चले आए क्या। तो मुझे मालूम नहीं कि भविष्य की मुट्ठी में क्या छिपा हुआ है, मगर मैं ये बारे में बिल्कुल तय हूँ कि जो ये ज़रूरत है पूरे संसार की है। आज मुझ पे अमेरिका से बहुत से लोग आते हैं ये जानने के लिए कि सर बताइए कैसे कर दिया, कैसे आपने बड़े बड़े रिसोर्स होने वाले लोगों के साथ बहुत छोटे में दिखा दिया। तो मैं उनसे अक्सर बोलता हूँ कि मैं किसी अमीर स्कूल का पुअर कजन नहीं हूँ। कोई भी गलतफहमी ना पाले कि जी आपका बहुत बड़ा स्कूल है तो आपका गरीब होता है, जैसे आप बड़े अमीर हैं तो आपका कोई गरीब भाई बहन भी होता है दूर के रिश्ते में। तो कोई अमीर स्कूल मुझे ये ना सोचे कि किसी बड़े स्कूल का मैं पुअर कज़न हूँ। मैंने दिखा दिया कि मैं जहाँ भी हम हैं, हम लोग जब ठान लेंगे तो मजदूर फिल्म का वो गाना मुझे याद आता है कि हम मेहनत कस जब इस दुनिया से अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं एक बाग नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। सारी दुनिया हमारी है। ये तो देश, मैं समझता हूँ संसार ने अपने अपने कंट्रियों के नाम लिखे हुए हैं, सब मेरे ही हैं। जापान मेरा, अमेरिका मेरा, भूटान मेरा, अफगानिस्तान मेरा। शिक्षा से कौन सा बचना चाहेगा? जो बचेगा तो फिर कहीं गलत में जाएगा। अशोक जी, अभी हाल में ही आप फिनलैंड में इंटरनेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस अटेंड करके आए, आप उसका हिस्सा रहे, तो आप उसके अनुभव के बारे में कुछ बताइए। देखिए ये मलेशिया में था। अच्छा। बेट एशिया जो एक संस्था है जो इंग्लैंड की है, लंदन की, उसने मुझे बुलाया था वीआईपी स्पीकर के रूप में, और उन्होंने कहा था कि ये बताएं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कितना हो सकता है और नहीं हो रहा तो कारण क्या है। मैंने उनको बताया कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कब तक रहेगा, जब तक ले टीचर को डर रहेगा। और ये टेक्नोलॉजी में यही एक बात है कि कमज़ोर टीचर को हट जाना पड़ेगा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी कमज़ोर टीचर को तो रुकने नहीं देगी। टेक्नोलॉजी किसी बच्चे के विकास में उसको स्पीड अप करती है, एक्यूरेसी लाती है। आप कैलकुलेटर लेते हैं तो 8 दबाएंगे तो 8 ही आएगा, 9 दबाएंगे 9 ही आएगा, मगर एक बार आप 8 बार सेम लिख सकें ये मुश्किल होगा। तो टेक्नोलॉजी आपकी एक्यूरेसी, स्पीड, इन पे काम करती है। अब सवाल आता है कि टेक्नोलॉजी का ड्रॉबैक क्यों है, टेक्नोलॉजी क्यों इस्तेमाल नहीं हो रही। टेक्नोलॉजी क्यों इस्तेमाल नहीं हो रही? क्योंकि ज़्यादातर हमने लोग शिक्षा विभाग में, शिक्षा के अंदर वो लोग डाल दिए हैं जिनका शिक्षा या तो पेशा है और या वो मजबूरीवश कहीं काम नहीं मिला। मैं तो मजाक करता हूँ इस बारे में कि जो बेस्ट टैलेंट था वो सॉफ्टवेयर बनाने चला गया, वो किसी के जूते बेहतर बेचने चला गया, वो किसी की और काम में चला गया, और जो सबसे पुअर टैलेंट जो निकला वो किसी राष्ट्र की नीति बनाने चला आया। अब अगर कमज़ोर आदमी क्या पैदा करेगा, इसको लिखना ही मुश्किल है। तो मैं बेट एशिया में मैंने उनको यही बताया कि साहब टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा फ़र्क डाल सकती है, डाल भी रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी है जो अमीर और गरीब के बीच का भेद ख़त्म करती है। एक मोबाइल चाहे वो 10,000 का हो या 1,000 का हो या 1 करोड़ का हो, बात करने में ही काम आता है। वो टेक्नोलॉजी से अगर आप बेहतर करते हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि
आपको कोई रोक दे, मैं आपको गारंटी देता हूँ कोई रोक नहीं सकेगा, कोई आपके बढ़त स्पीड को नहीं रोकेगा। परंतु उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि टेक्नोलॉजी के पास अपना दिमाग नहीं है। टेक्नोलॉजी में जो भरा जाता है वही चलता है, और जब अपना दिमाग नहीं है तो टेक्नोलॉजी को मिसयूज करना भी पॉसिबल है। मैंने कहा, मैं दिल्ली से उड़ा, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कुआलालंपुर की 5.5 घंटे की दूरी थी। मैंने कहा, मुझे मालूम था बैठते ही जहाज में कि ये पायलट मुझे 5 घंटे बाद कुआलालंपुर में सेफ और खुशहाल उतार देगा। ये मेरी छोटी यात्राएं हैं, ऐसा ना हो संस्कार ना हो उस पायलट के और मेरी इस छोटी यात्रा को अंतिम यात्रा बना दे कि उसकी वाइफ ने कुछ कहा था, उसके धर्म ने कुछ कहा था और वो जाके किसी टावर पे मारे या वो पूरी धरती पे मारे। ये तो मेरे लिए खतरनाक रहेगा। तो टेक्नोलॉजी में ये भी तय हो जाना चाहिए कि टेक्नोलॉजी इस एरिया में वो इंस्ट्रूमेंट खुद ना जाए कि अगर बिल्डिंग आए तो जहाज रुक जाए, अगर धरती पे मूव हो जाए तो जहाज खुद को ठीक कर ले भाई, और नहीं तो पायलट साहब मुझे बता देना कि आपकी अंतिम यात्रा है तो मैं ना बैठूं या वही लोग बैठे जिन्होंने अंतिम यात्रा आपके प्लेन से करनी हो। तो टेक्नोलॉजी का संस्कार सा होना बहुत जरूरी है। तो अशोक जी, जैसा कि आप देखते हैं कि हमारे देश में शिक्षा को लेके कितनी असमानता है। कहीं कोई बच्चे, मतलब ऐसे भी बच्चे होते हैं जो बहुत अमीर हैं, बहुत ही बड़े बड़े स्कूल में पढ़ रहे हैं, एसी स्कूल है, और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं गांव के बच्चे जिनको पेड़ की छांव तक नसीब नहीं है। तो इसका विकल्प क्या है? ये कैसे ठीक हो सकते हैं कि हर बच्चे को एक समान शिक्षा मिले? देखिए, इसी में सरकार को काम करना चाहिए। मैं अक्सर इस बारे में मजाक सा लिखता हूं कि शिक्षा और प्रेम किसी वातावरण के मोहताज नहीं है। आपका त्याग, आपके विश्वास, ये किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के गुलाम नहीं है, ये किसी बिल्डिंग एसी के गुलाम नहीं है। हम तो क्या कर रहे हैं, शरीरों को सुविधाएं दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि एजुकेशन एसी रूम में ज़्यादा अच्छा चलता है। मैं हैरान रहता हूँ, मेरे स्कूल में जब एडमिशन और कुछ लोग जानने आते हैं तो मैं कहता हूँ, भैया ये जगह इसलिए मैंने बाउंड्री कर दी है कि यहीं बैठ सके, कोई बाहर से आदमी जानवर ना घुस जाए। रूम का इसमें मैंने अपने स्कूल के रूम की छत में कोई लेंस नहीं लगवाया कि जिसके नीचे बच्चे को बैठाया जाए और लेंस से गर्म किया जाए उसके दिमाग को और वो ज्ञानी हो जाए। मैंने ऐसा कोई इंतजाम नहीं कर रखा, और मैं तो क्या, संसार का किसी स्कूल का ऐसा इंतजाम नहीं है। हमने क्या कर दिया, एसी लगा दिया, शीशे लगा दिए, बहुत सुंदर बिल्डिंग, बहुत सुंदर ये, मगर जो बच्चे में चेंज करना था उस पर ध्यान नहीं दिया। हमने क्या करा, बच्चे को पढ़ने की जगह हम दोनों मिलकर किताब पढ़ने लग गए। अरे भाई, कभी इस बच्चे को भी तो पढ़ लेते, ये क्या पढ़ना चाहता है। बड़ा मैं हैरान रहता हूँ, हेनरी फोर्ड के असेंबली लाइन की तरह बच्चा पहली में आता है और ज्ञान 33 से 100 डिग्री का होता है। हैरानी की बात है कि कोई ज्ञान 33% हो और 100% हो। क्या मैं ऐसे डॉक्टर के पास जाऊँ जो ये कहते सर मैं तो पेट खोलना जानता हूँ, किडनी विडनी अपने आप ही आप ढूंढ लो या किसी को बुला लो? संभव है क्या? कौन सा डॉक्टर ऐसा है जो 33% का होता है? और आप यकीन मानिए, एक ही बीमारी में आप 4 डॉक्टर पर जाइए, 4 तरह से इलाज बता देते हैं। इसका मतलब 33 से 100% वाला फार्मूला लोगों में खूब चल रहा है। आप अगर किस्मत वाले हैं, ज़्यादा पैसे वाले हैं, तो मशीनें लगा करके आपकी किडनी ठीक ढूंढ लेंगे, और नहीं है तो फिर सच में भगवान ही आपकी जिम्मेदार है कि आप कहाँ पहुँचेंगे। तो इसके लिए सरकार को काम करना चाहिए। उसको पूछना चाहिए कि आउटपुट बताइए, उसको ये पूछना चाहिए कि आपके स्कूल से दुनिया समाज को क्या दे पाएंगे, मुझे ये बताइए। मुझे कोई मतलब नहीं है कि आपकी बिल्डिंग का कमरा कितना बड़ा है, मगर सरकारें क्योंकि कहती हैं दिखते कमरे ही ज़्यादा हैं, तो सरकारें लग गई हैं बहुत बिल्डिंग बनाने को, सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के बीच में कंपटीशन चलाने को कि भाई आपकी बिल्डिंग बड़ी या मेरी बिल्डिंग सुंदर। और पेरेंट्स भी इन दोनों के कन्फ्यूजन में, शब्दों के जाल में फंस करके फैसला कर रहे हैं। एक तबका वो है, मैं जाता हूँ गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने के लिए, एक तबका वो है जिसको 9वीं में नाम लिखना नहीं आता। तो हमारे वाले जो बच्चे हैं पब्लिक स्कूल वाले, ये क्या लिख दें मुझे ये भी समझ नहीं आता। तो बेनिफिट दोनों को ही नहीं हो रहा। अब इसमें सरकार को, शिक्षाविदों को
प्रवेश देना चाहिए। और शिक्षाविद का मतलब कि मुझे ये बताओ कि आपने समाज को क्या दिया। मुझे लेक्चर ना सुनाओ, क्योंकि लेक्चर सुनाने में, 4 किताबें पढ़ के याद करने में मुकाबला नहीं है संसार में। एक से एक शिक्षाविद हैं, बोले जी कुछ बनाया, समाज को दिया? बोले नहीं, मैंने बोला खूब है। अरे बोलता तो एक कंप्यूटर भी बहुत है भाई, करके दिया कुछ? आज बोलने वाले जीते जा रहे हैं। पता नहीं किसी ने कहा था कि कौआ मोती चुगेगा और हंस दाना खाएगा। ऐसा ही दौर मुझे लगता होने जा रहा है कि जो ज़्यादा बोलता है वो बहुत बड़ा विद्वान, और जो कम बोलता है वो बहुत छोटे दर्जे का विद्वान। तो इसको ख़त्म तो सरकार ही करेगी, क्योंकि सरकार के पास ये पावर है। मैं अपना आंदोलन चला रहा हूँ, मगर इस मेरे आंदोलन में मुझे कई बार इस तरह की दिक्कतें आती जहाँ मुझे फॉरम पे वो लिखना पड़ता है जो है संभव नहीं है, और मुझे अपने आप को बचाए रखने के लिए वो झूठ बोलना पड़ता है कि नहीं सर, हाँ बिल्कुल करूँगा सर। मगर मज़ेदार बात है कि वो फ्यूचर का करूँगा होता है, तब तक सरकार नया कानून ले आती है, मुझे सहना पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि शिक्षा बिल्डिंगों में कैद ना हो, शिक्षा खुल के आए, क्योंकि सामाजिक विज्ञान समझने के लिए चौक होना चाहिए था। क्लासरूम में सामाजिक विज्ञान पढ़ के कैसे समझ सकते हैं आप? मगर ऐसा चल रहा है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। आज बेहतर फैकल्टी पे जोर चल रहा है, क्लासरूम मैनेजमेंट पे डिफरेंट कोर्सेज चल रहे हैं। मतलब क्लास को कैसे मैनेज किया जाए। अरे क्लास में बच्चों का अगर शिक्षा के प्रति प्यार जाग गया तो मैनेजर और मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है। मगर ना, शिक्षा बेमानी सी चीज हो गई है, जो बच्चे को लगता है पढ़ करके स्ट्रेस हो जाता है और आत्महत्या कर लेता है। कोटा का उदाहरण आपके सामने ही है। शिक्षा ये नहीं होनी चाहिए। सेना में भर्ती हुआ मैं, आप हैरान रहेंगे, मैं जाट रेजिमेंट में भर्ती हुआ। जब मैं घर आया वर्दी पहन रखी थी, शाम हो गई थी आने में बरेली से। जब मैं घर आया, जब मैं गया था तो 102 किलो था, सिपारसी था, भर्ती हो गया था। जब मैं आया और वर्दी पहन रखी थी और थोड़ी सी शाम थी, तो मेरी माँ ने दरवाज़ा खोला। मेरी माँ ने मुझसे पूछा किससे मिलना है बेटा? मैंने कहा माँ आपसे ही मिलना है, क्योंकि मैं काला हो गया था जाट रेजिमेंट की सख्त ट्रेनिंग के दौरान और शरीर बिल्कुल 65 किलो का कसा हुआ एक जवान दिखाई दे रहा था। मैंने जब कहा कि माँ आपसे ही मिलना है, मेरी माँ खूब रोई कि अरे मेरे बेटे को क्या हो गया। उनको सेना नहीं चाहिए थी भाई, उनको अपना बेटा चाहिए था। वो खूब रोई, मगर वो तो हो चुका था ना, रोने से क्या फायदा था। मेरी माँ ने सोचा कि ये 12 दिन की छुट्टी लेके आया, कैसे ले, क्या क्या ना खिला दूं। सच बताऊं, वो दिन याद आते हैं जब मैं अपने जाट रेजिमेंट की ट्रेनिंग में, मुझे वो कहा करता था मेरा इंस्ट्रक्टर, हेलो दिल्ली के गोलगप्पे, अभी भी ट्रेन का डब्बा साफ हो गया है, भाग जा, हम डेजर्टर की रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। मैं कहता था सर, या तो मेरी डेड बॉडी जाएगी, अन्यथा मैं वर्दी पहन के यहाँ से अपने घर जाऊँगा। जुनून काम आया। और सच बताऊं, चाहे वो कोई सी रेजिमेंट रही या कहीं की पोस्टिंग रही, मैंने खूब जिया। और उस जीने को आज मेरे पास, अगर आज मुझे ऊपर जाना हो, जैसे सो कॉल्ड स्वर्ग में जाना हो, तो मेरे पास दुख नहीं होगा, क्योंकि मैंने आग जला दी है। आज मैंने अपने इन 700 बच्चों के रूप में, आज और जगह चाहे मैं गवर्नमेंट स्कूल को ले रखा हूँ, वहाँ के बच्चों के रूप में या अपने उत्तराधिकारियों के रूप में, मैंने ज्वाला जला दी है। अगर आज बुलावा आए तो मैं बिना पछतावे के और बिना दुख के और बिना इच्छा के छोड़ सकता हूँ। क्यों? अगली बार जब आऊँगा तो सुंदर शरीर होगा और शुरू से इस काम में लग जाऊँगा। तो कोई पिछली पास्ट को देखता हूँ, तकलीफें रही, मगर वो ऐसी नहीं थी कि मेरे से बड़ी होती। उन तकलीफों को मैं जीत सकता था और जीता। मैंने लोगों को दिखाया इस बात को, संभव है, कर सकते हैं। और जब मेरे जैसा कम पढ़ा लिखा आदमी, मैं आपको बता दूं कि मैं बीकॉम सेकंड ईयर हूं, और मैंने कॉमर्स क्यों ली? क्योंकि मेरे दोस्त ने ली थी। उसने क्यों ली? क्योंकि उसके पिताजी ने कही थी। बनता तो वो भी कुछ नहीं, और मुझे बीकॉम सेकंड ईयर तक ये समझ नहीं आया कि डेबिट में आता है या डेबिट में जाता है। कभी टीचर बोले डेबिट व्हाट कम्स इन, दूसरी बार बोले डेबिट व्हाट गोज आउट। मैंने कहा सर क्लियर कर लो, मैं तो नहीं पढ़ सकता बिल्कुल भी, मुझे कभी समझ आया ही नहीं।
मैंने कहा छोड़ो, नहीं लेंगे। बाद में बहुत लोगों ने मुझे कहा ऑनरेरी डॉक्टरशिप ये और वो। अरे भाई, काहे को मैं नामकरण चाहूँगा, मैं जितना था उतना ही हूँ। आप बताओ, आपको मेरी जरूरत पड़ेगी तो आप अपने आप मुझे गले लगाओगे, आज जरूरत नहीं होगी तो मैं काहे को आपके साथ खड़ा हो जाऊँगा जी। तो वो सब पास्ट में मजा आता है जीने का। लगता है मैंने बहुत बड़ा जीवन जिया है, क्योंकि बहुत दर्द के साथ जिया और हर बार विन करा। हर बार मैं विन करा, कभी मैं हारा नहीं, क्योंकि मैं जिद्दी था। मैंने सोचा कि ना ना ना। मैं आपको छोटी सी वाक्य बताता हूँ कि जब मैं सेना में था, यहाँ पर दिल्ली में ACC आर्मी कैडेट कोर्स का एग्ज़ाम होता है, उसमें फौजी पढ़ने जाते हैं अफसर बनने के लिए। तो हम 73 लड़कों का था, मुझे आज भी याद है, हरबख्श स्टेडियम दिल्ली कैंट का 73 लड़कों का एग्ज़ाम था। हमारे 11 मास्टर थे उसके अंदर जो हमें पढ़ाते थे। आर्मी एजुकेशन कोर करके ग्रुप होता है जो हमें पढ़ाता था। जब पेपर चला, मैथ का पेपर था, तो सभी लोग शिकायत करने लग गए, क्योंकि पेपर नेशनल लेवल पे आता है और मिलते घंटे 1.5 हैं। 10 से सवाल होते, 10 से 12। सब बोल रहे थे कि जी सवाल आउट ऑफ कोर्स थे, ये मुश्किल था, टाइम कम था। तो सामने खड़े मेजर ने पूछा, भाई किसी ने पूरा किया है? तो मैंने पहले सबको देखा, कोई हाथ खड़ा करे ताकि, तो मैंने हाथ खड़ा किया, पूरा किया है करके। तो मेरे पीछे एक सिग्नल रेजिमेंट का लड़का बैठा हुआ था, उसने झुक के पहले मेरे कंधे पे देखा क्या लिखा हुआ है। तो उस पर लिखा हुआ था राजपुताना राइफल, राजरिफ। हम इन्फेंट्री के लोग थे। मैंने कहा सर सारे मैंने पूरे किए हैं। तो पीछे से वो बोलता है गलत कितने किए हैं? मैंने कहा सर गलत एक भी नहीं किया, आप चेक कर लो। वो सामने मेजर को, और जो कर्नल थे उनको बुरा लगा। उनको लगा यार लड़के ने नकल तो नहीं मारी। उन्होंने कहा तुमको कैसे पता है भाई कि तुम्हारे सारे सवाल ठीक है? मैंने कहा सर बड़ा आसान तरीका है, 2 गुणा 2 4, और 4 को भाग करो 2 से तो 2 आ जाएगा। मैथमेटिक्स सबसे आसान चीज है। जो रिजल्ट पे पहुंचे उसको रकम में डाल दो, इक्वल हो जाए, और जो रिजल्ट पे पूछे उसको बाकी से चेक कर लो। इससे आसान तो सब्जेक्ट ही कोई नहीं था। मैंने कहा सर आप पेन डाउन का ऑर्डर करें, मैं आंसर पढ़ता हूँ, सबके आंसरों से मैच कर लेते हैं, ज़्यादा का आंसर अगर मुझे मिलते होंगे तो मेरा सवाल ठीक है। ऐसे ही हुआ। पूरे दिल्ली सब एरिया में उस साल मैं अकेला पास था। जब मैं रिजल्ट देखने गया तो मुझे पहले हवलदार ने मुझे मेरी बेइज्जती करी, क्योंकि उसने पूछा मैं कौन सी रेजिमेंट से हूँ, तो मैं जाट से आया था। उसने कहा फेल हुआ। फिर मैं नायब सूबेदार के पास गया रिजल्ट पता करने। सर रिजल्ट? बोला बड़े बड़े बहे जा रहे हैं, गधा पूछे पानी कितना। मास्टर हमारे 11 फेल हो गए और तुम रिजल्ट पता करने आओ इन्फेंट्री के आदमी हैं? जाओ हथियार देखो, वो कुछ तैयारी कर लो। बल्कि उसने मुझे एक बहुत कमज़ोर से हवलदार को दिखाया भी कि देखो पढ़ने वाले ऐसे होते, तुम्हारे जैसे नहीं होते। मैंने कहा नहीं सर। मैं अफसर के पास गया, रिजल्ट की सीट उसने भेजी। तो उस सूबेदार का मैं एक ही सेंटेंस आपको बताता हूँ, बड़ा हिस्टोरिकल था। जब मैं उस सीट को चेक कर रहा था तो 4 पेज में सीट थी। पहले पे नाम नहीं था, दूसरे पे नहीं था, उसके पीछे तीसरे पे नहीं था, नीचे से पिछले पेज पर नीचे से 5वां नाम लिखा हुआ था, 3178 अशोक कुमार ठाकुर। मैंने सूबेदार साहब से पूछा सर ये लिस्ट पास की है या फेल की? घबराहट के मारे, क्योंकि हर आदमी कह रहा है मैं फेल हूं, तो फिर इसका मतलब ये लिस्ट फेल वालों की होगी। मैंने उससे पूछा कि सर ये पास की लिस्ट है फेल की? सच बताऊं, उस सूबेदार साहब का चेहरा तो याद नहीं, मगर उनका सेंटेंस जो मेरे कंधे पे हाथ रख के उन्होंने कहा वो आज भी याद है कि संसार में फेल की लिस्ट नहीं बनती। मैं बहुत खुश हुआ। मैंने तुरंत आई कार्ड निकाला, सर ये नाम मेरा ही है और ये मेरा आई कार्ड है। तो घटनाएं होती हैं, अगर आप बिल्कुल तैयारी के साथ है, ये घटनाएं कुछ नहीं बिगाड़ सकती आपका। आप अगर सफल होना चाहते हैं, आप सूरज बनना चाहते हैं, तो जलना पड़ेगा आपको भाई। आप ऐसा नहीं हो सकता कि जले कोई और सूरज मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। चलना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा जी। और तो अशोक जी, आप युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? सफलता किसी के बपोती नहीं है। सफलता किसी भी तरीके से किसी पीढ़ी, किसी मानव की बपोती नहीं है। अगर मैं हो सकता हूं तो तुम मुझसे आगे जा सकते हो, ये मुझे पूरा विश्वास है। युवा पीढ़ी अपनी शक्ति पे यकीन करे। आप हनुमान हैं जो भूले हुए बैठे हैं,
नहीं तो भगत सिंह हमें 15-20 नहीं चाहिए, सुभाष चंद्र बोस हमें 50-60 नहीं चाहिए, वो एक ही होना चाहिए था। और मुझे नहीं पता कि आप युवाओं में कितने प्रतिभाओं के साथ कितने भगत सिंह अलग अलग तरीके के हो सके, ये जगह है आप लोगों के पास। तो यही कहना युवा पीढ़ी को, मत मुड़ दाएं बाएं, ना ऊपर नीचे देख, लक्ष्य की तरफ देख। उदाहरण महाभारत में है, अर्जुन की तरह आंख को देख। हिट तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि नियति को करवाना वैसा है। तो यही संदेश है युवाओं के लिए। अब मत चूक चौहान, समय आ गया है। जी, और सर आगे आप और क्या करना चाहते हैं देश के लिए, समाज के लिए, इन बच्चों के लिए क्या करना चाहते हैं? मैं तो सिर्फ शिक्षा में ही काम करना चाहता हूँ, क्योंकि कम से कम मैं ये तो यकीन कर लूं कि आदमी को आदमी से डर नहीं लगेगा। मैं ये तो यकीन पहले कर लूं कि अगर मेरे साथ आदमी हैं तो डरेंगे नहीं। आज क्या हो रखा है कि यदि एक बच्ची को एक कमरे में 2 कुत्ता, 2 गाय, 2 और जानवर सा बैठा दिया जाए तो 6 घंटे बैठ सकती है, परंतु उसे एक आदमी के साथ में या 2 आदमी के साथ में कमरे में बैठाया जाए तो 10 मिनट नहीं बैठ सकती। जबकि मैंने एक भी आदमी को जिंदा मांस खाते हुए नहीं देखा। कुत्ता खाता है, मैंने देखा है, और भी हिंसक जानवर खाते हैं। मतलब आदमी का आदमी पर से इतना विश्वास गिर जाना। तो पहले तो मैं विश्वास के लिए काम करूंगा अपनी जिंदगी के अंतिम दौर तक। सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मेरा काम रहेगी कि एक भी बच्चा मेरे ट्रैप से कमजोर ना चला जाए समाज में, क्योंकि समाज जिम्मेवार नहीं है। समाज तो प्लेटफॉर्म है जहां परफॉर्म करेंगे। समाज ने कभी किसी को नहीं कहा कि आप बुरे बने जी, कि हमें बुरे की जरूरत है। समाज ने कभी किसी को नहीं कहा कि आप अच्छे की हमारी जरूरत है। हम समाज वो है जो हर चीज को एब्जॉर्ब कर लेता है। समाज से और आप क्या चाहते हैं भाई? तो मैं समाज में कम से कम ऐसी तो एक परंपरा बना जाऊं कि जहां पर किसी को किसी का डर ना हो, जहां पर वो कह सके कि अगर मैं कमजोर हुआ, कमजोर पड़ा तो कोई मानव आ जाएगा, मुझे यकीन है। वो दौर तो बना जाऊं। मेरा ये चाहत रहेगी युवा पीढ़ी के प्रति। जी धन्यवाद अशोक जी, आपका बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं कहता हूँ मेरी तरफ से भी धन्यवाद आप सब लोगों को कि युवा पीढ़ी को ये विश्वास दिला दें कि चल भाई, जहाँ खड़ा ये मंजिल नहीं है, ये तो छोटी सी एक शेल्टर है, छाया है, लक्ष्य तो कहीं और है हमारा। धन्यवाद बहुत बहुत आप लोगों का। बहुत आपका धन्यवाद।